जैसे जैसे इमरान खान की हुकूमत के 3.5 साल गुजरे हैं, हर तरफ से बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान और मुश्किलात के दरमियान एक कहानी दीवार हट गई है और हर रोज़ मुश्किलात का हथौड़ा हुकूमत की साख को तार तार कर रहा है। वो लोग जो इमरान खान की बातों पर अंधाधुंध यकीन करते थे, वो 19 दिन में करप्शन का खात्मा कर देगा, 90 दिन में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देगा, मुल्क से कर्जों का बोझ खत्म कर दिया जाएगा, मुल्क की आमदन बढ़ जाएगी, रुपया डॉलर की कमर तोड़ देगा, बाहर से डॉलरों की बारिश हो जाएगी, 50 लाख घर चुटकी बजाते बन जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिनटों और सेकंडों में मिल जाएंगी, वो भी मुंह में उंगलियां डाले सकते के आलम में। जब भी कुछ करने जाते हैं 2 मिनट में ढह जाते हैं। इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो ऐलान किया कि वज़ीर आज़म 100 दिन तक कोई बैरूनी दौरा नहीं करेंगे, सरकारी खर्चे में कमी लाई जाएगी। 100 दिन मुकम्मल हुए तो वज़ीर आज़म इमरान खान उस दौरान 6 गैर मुल्की दौरे कर चुके थे। और फिर एक बयान जो पब्लिसिटी से ज़्यादा कुछ नहीं था कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी। लेकिन पूरी कौम ने देखा कि जो कुछ दीगर वादों के साथ हुआ वही इनके साथ भी हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को यह बताना था कि 23,000 अरब के कर्जे जो माजी के हुकूमतों ने लिए वो कहाँ खर्च हुए, लेकिन ये बताने की बजाय इमरान खान ने कुल कर्जों का हुजम 47,000 अरब तक कर दिया। क्या आपको इनसे पूछेगा कि बताइए 20,000 अरब रुपया कहाँ गया जो तुमने कर्ज लिया? क्या इमरान खान का काम सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछाल कर सियासी फायदा उठाना है? और तो और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि कर्जों की वजह से हमारी करेंसी पर बड़ा दबाव है, लेकिन आपने घबराना नहीं, हमारे पास इसका हल है। भाई तेरे डैडी जी से मिलना पड़ेगा यार। और फिर ऐसा हल निकाला गया कि डॉलर 120 से 175 का हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहा जाता है आलमी सतह पे महंगाई है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं। अगर हुकूमत का कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है? एक तरफ आलमी सतह पे महंगाई होती है, ऊपर से डॉलर के मुकाबले में रुपए टके टोकरी हो जाता है और पाकिस्तानी कौम को माफिया के हाथों चढ़ाकर डबल नहीं ट्रिपल ट्रिपल झटके लग रहे हैं। इमरान खान को सपोर्ट करने वाले रोशन ख्याल थे, वो ये समझते थे कि इंसान को बड़ा सोचना चाहिए और फिर मकसद के पीछे पड़कर उसको हासिल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ने अवामी खिदमत की बजाय अपने इक़्तिदार को तूल देने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए और इस कौम का ख्वाब करप्ट लोगों का एहतसाब है। इमरान खान की हुकूमत ने एहतसाब का ऐसा ड्रामा बनाया कि अब कौम इस नारे पे किसी सूरत एतबार करने को तैयार नहीं। मरियम नवाज़ की ज़ुबान तेज़ चल रही है तो नैब को एक्टिव कर दो। मरियम नवाज़ का ट्विटर खामोश है तो नैब भी सत्तू पी के सो जाए। जिसका चेयरमैन नैब की को तकर्रुर करना और डीजी आईएसआई की तकर्रुर करने का ड्रामा रचाया गया, ये वाज़ेह तौर पे तासुर सामने आ गया कि इमरान खान इदारों को सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कप्तान जो न्यूट्रल अंपायर का नारा लगाते हुए थकता नहीं था, सिर्फ अंपायर को अपने साथ मिलाना चाहता है, बल्कि मुखालिफ टीम को भी 90 की दहाई के हथकंडों से दीवार के साथ लगाना चाहता है। बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी। जिसने 90 की दहाई के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत देखी, वह आज इमरान खान की सियासत देख ले, एक आने का फ़र्क नहीं। वो भी सियासी मुखालफिन को एहतसाब के नाम पर निशाना बना रहे थे। सैफ रहमान की एहतसाब की तलवार सर चढ़ कर बोल रही थी, मुखालफिन को जेलों में डाला जा रहा था, सरेआम एक दूसरे को गालम गलोच और चोर डाकू कहा जा रहा था। 3 साल इमरान खान ने भी वही काम करते गुजार दिए। ना कानून साजी की, ना रिफॉर्म्स लाए गए, ना ही तरमीम की गई। ऐसा माहौल बनाकर रखा गया कि मुल्क की बजाय सियासी फ़ायदे उठाए जाएँ। अब चाहे बहनचोद तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। एहतसाब का नारा लगाने वाली हुकूमत एक चेयरमैन नैब ईमानदारी से नहीं लगा सकी और इसमें भी इंतहाई की बददियानती का मुजाहरा किया गया। इमरान खान नया पाकिस्तान बनाते बनाते पाकिस्तान को मज़ीद 2 दहाइयों पीछे ले गए और जिस वज़ीर आज़म ने साइकिल पे ऑफिस आना था वो हेलीकॉप्टर पर आ रहा है। चलो मानो कि सिक्योरिटी के मसाइल है, तो क्या इस वक्त ये मसाइल नज़र नहीं आ रहे थे जब आप अपोजिशन में थे? या फिर आपने कोई फ़िक्रा मुँह से निकालते वक्त अकल को साइड पर रखा हुआ था? अब हुकूमत में आने के बाद मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो मानो कि तुमसे पहले ऊपर आनों को भी इन्हीं मसाइल का सामना था। वो भी कांटों की सेज पर बैठे थे, उनको भी ये तमाम चैलेंजेस थे। 1 करोड़ नौकरियों का दावा बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है। 50 लाख घर में से अगर 1 लाख भी बन जाए तो बड़ी नेमत है। वज़ीर आज़म की जो लोन स्कीम है, सस्ता घर लोन स्कीम, उससे अभी तक 18 अरब रुपए का लोन दिया गया, जो लाहौर के एक प्लाजा की मालियत से भी कम है। एहतसाब के लिए इमरान खान को कौम ने थानेदार बनाया, वज़ीर आज़म बनाकर तमाम इख्तियारात दिए। इमरान खान के दौर में तमाम नाम नहाद सियासी चोरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गए, महीनों उनको जेल में रख के रिहा भी कर दिया गया। अब किस मुंह से उनको चोर कह रहे हो जब अपने दौरे इक़्तिदार में ही कुछ साबित नहीं कर पाए?
शफाफ इंतखाबात की बात की जाए तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए तमाम प्लानिंग की जा रही है। किसी भी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाना इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि अब जिसने इमरान खान की इक़्तिदार की हरारत महसूस की है वो तो वोट देने से रहा। हाँ, बाहर बैठा पाकिस्तानी अभी भी शायद उसका रोमांस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में कमा कर घर चलाने वालों की तो चीखें निकल चुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें प्राइवेट में ही हो तो बेहतर। वैसे भी पब्लिकली सबके सामने ये सब बातें कहाँ कह पाते। इसे तहरीक इंसाफ दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर हर हालत में इंतखाबी तरामीम करवाना चाहते हैं। क्या न्यूट्रल एम्पायर्स के साथ खेलने का दावा करने वालों को ये ज़ेब देता है कि इस तरह की हरकतें की जाएं? जहाँ तक महंगाई का मामला है तो आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। किसी भी शख्स का सबसे बड़ा ख्वाब उसका घर होता है, लेकिन अब पाकिस्तानियों से ये ख्वाब भी छिन गया। गुज़श्ता 1 साल के अंदर मकान की तामीर में 100% इजाफा हो चुका है और हुकूमती वज़ीर बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे कि चीनी, आटे और दालों की आर्जी महंगाई है, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन महंगाई के दीमक पाकिस्तानियों को बुरी तरह चाट गई है। लोग अजियत में मुब्तला हैं। जहाँ तक तामीराती लागत की बात है तो BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक तामीराती लागत में 70% इजाफा हो गया। दूसरी तरफ बिल्डर्स ही मकानों की तामीर के लिए 30% नफ़ा लेते हैं। इसे मजमूई तौर पर यह कॉस्ट 100% तक बढ़ चुकी है और इस बढ़ती हुई लागत में अब ख़रीदार मकान ख़रीदने को तैयार नहीं। स्टील, सीमेंट, मार्बल, दूसरे तमाम तामीराती मटीरियल की कीमतें बेपनाह बढ़ चुकी हैं। मार्केट में सख्त सीमेंट की बोरी 850 रुपये में दस्तयाब है, तो स्टील की कीमत 1,75,000 से 1,80,000 टन तक है और स्टील की कीमत से 1 से 1.5 साल पहले सिर्फ 1,05,000 टन तक थी। तो इसी तरह सीमेंट की कीमतें सरसे में 450 रुपये फ़ी बोरी यानी 850 रुपये बोरी तक पहुंच चुकी है। दूसरे तामीराती मटीरियल जैसे मार्बल है, एल्युमिनियम है, रंग है, दीगर अशियाँ हैं, इस वक्त इंतहाई ऊपर की सतह पे पहुंच गई है। जबकि लोगों की आमदनी ना सिर्फ पहले वाली सतह पे है बल्कि पहले से कम हो गई है, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें और मकानों की तामीर की लागत बेतहाशा बढ़ चुकी है। और ऐसे में ये कहना कि मसनूई महंगाई है कौम के साथ संगीन मजाक है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और हर रोज़ ये हुकूमत कौम के साथ संगीन मजाक कर रही है। ये वो हुकूमत है जिसे आटे की कीमत की शिकायत की जाए तो कहते हैं डबल रोटी खा लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, चीनी की कीमत का शिकवा किया जाए तो कहते हैं चीनी कम इस्तेमाल करो, वो सेहत के लिए मुज़र है। ऐसे लोगों से आप क्या भलाई की तवक्को कर सकते हैं? समाज में हर तरफ पतन हो रहा है। एथिक्स, मोराल, वैल्यू, राजनीति, सेंसेक्स, पतन ही पतन। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। महंगाई तो बहुत है। 160 रुपए किलो चीनी है। चीनी 150 रुपए, कहीं एक जगह हमारे महमूदाबाद के इलाके में 160 रुपए बिक रही है। कोई दुकान वाला नहीं, अभी आप चल के देख लो, 130-140 रुपए किलो लगा रहे। कोई लूट मार लगाई बैठे हुए हैं लोगों ने। हम लोग तो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। चीनी तो बिल्कुल ऐसे आ रही है ना जैसे वो आटा होता है, बारीक चीनी है, उसमें भी नमक है। हम मोटी ले रहे हैं 150 रुपए किलो, वो नहीं खाते, सल्फर है, वो नहीं खानी, उसमें मिठास भी कम है। वो पता ही नहीं केमिकल है उसमें, वो इंसानी बॉडी के लिए हार्मफुल सल्फर है, उसमें केमिकल है जो हमें नहीं खानी चाहिए, तो वो हम लोग तो यूज ही नहीं करते। मोटी वाली 150। जो 90 वाली चीनी है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, उसमें मिठास बहुत कम है। पाउडर फार्म है। 90 वाली चीनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो चीनी सही है वो 150 से 160 रुपए किलो बिक रही है, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकारी रेट पे देखता हो कि चीनी 90 रुपए का है, लेकिन अगर स्टोर के पास जाए तो 140 से कम नहीं देता। हमारे इलाके में स्टोर है, हम जाते हैं वहाँ पे चीनी नहीं होती। PF के स्टोर में भी चीनी नहीं है, तो क्या कहाँ जाएंगे। दुकानदार 120 रुपए मैंने ली है, अगर 90 रुपए गवर्नमेंट कह रही तो मुझे लेकर दे दे। एक तो बड़ी साहब मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट इसका फोरेंसिक करवा ले, टेस्ट करवा ले इस चीनी का, जो कि वो ओ चमगादड़ क्या बकी जा रहा है ये। साहब मुझे दुख हुआ कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं साफी साजिश कर रहे हैं। मेरे भाई, हमने तो हुकूमत में नहीं आना, हमने तो बार बार जमातें नहीं बदलनी, हमारा तो खुदा एक है। हमने तो अपने सियासी जमात के लीडर की गलत डिफेंड नहीं करना। मान लिया साफी सारे ही गलत है, ये अवाम भी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, चलो इसको भी छोड़ दे। चीनी जहाँ है, मैंने भी अभी परसों मंगवाई है,
मुझे भी 150 मिली है। हमें बता दें जो 90 रुपये वाली है वो तो नमक से बदतर है। भट्टी साहब आपको याद होगा 6 महीने पहले भी इन्होंने ये किया था, यहाँ पे जो दुकानदार है ना उनको डंडे के जोर पे वो चीनी दी थी, उसमें सल्फर है, मेडिकली वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इन्हें अब इमरान खान को ये कौन फीड कर रहा है कि मीडिया उनका दुश्मन है? क्या दुश्मन है? एक छोटा सा मुझे जो अफसोस हुआ, हमने पूरे प्रोग्राम में मलक साहब सिर्फ काइंडली एक मिनट, हमने कौन सी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है? मैं वही बता रहा हूं भट्टी साहब। मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलझ जाएगा। अब चाहे साहब घर में आके दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। इमरान खान ने 96 में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैं एज ए रिपोर्टर बैठा हूँ। 22 साल अगर ये मीडिया इमरान का साथ ना देता, आज इमरान होना था यार, खुदा का वास्ता 22 साल इसका साथ दिया। आज कह रही है मीडिया, मैंने असद उमर की ट्वीट आपको वो भी धमकियां दी हैं, सुना दें। एक बात है, अभी हमने जो पहला जो हमारा हिस्सा था उसमें जो मुबैना साजिश की बू हमें नजर आई, वो हमने बताया नहीं कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है। जो हमारा तो वहाँ पे वो हमारा काम था ना, वहाँ तो हम वो तो यहाँ अगर हम करेंगे तो हम ना इधर झूठ बोलेंगे ना उधर बोलेंगे। काई साहब इसका मतलब नून लीग खुदा ना खास्ता कि हम साजिश उनके खिलाफ करें, हमारा कोई नहीं है, हमारा ना इसके खिलाफ करें ना उसके खिलाफ करें। अच्छा ये कोट पहनी है इनकी कैसी बात कर दें गोल जी भैया जी, कर दें बेटा गोल। ये असद उमर साहब की तो ज़बान नहीं थी, मगर मैं अच्छा काई साहब, असद उमर साहब कंपैरेटिवली कबीना में मोतबर और अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मुझे कह रहे हैं कुट पढ़नी है पीडीएम को तो यहाँ मीडिया को, सिर्फ ये एक रहनुमाई कर दें। जब 2014 में इन्होंने धरना दिया था, इमरान खान साहब टीवी में आए, 126 दिन बताया, तो जो मीडिया कह रहा था पूरा मन एहतजाज इनका हक है, इनको क्या देते थे वो? चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। नजम सेठी साहब, इस्लामाबाद में जो गहमा गहमी है उसी से हम बात का आगाज़ करेंगे। सुबह से ही हम देख रहे थे, बड़ा हंगामा खेज दिन था। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में अरकान असम्बली से मुखातिब हुए। बात यह है कि कल जो हुकूमत ने इजलास तलब किया था, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास, जिसमें हुकूमत की तैयारी थी कि वो लेजिस्लेशन करवा सकती है अपनी मर्ज़ी की, और इसके लिए बड़ी जल्दी में ये इजलास बुलाया गया और फिर वो उजलत में ही मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान साहब कन्विंस कर रहे थे सबको कि वो जिहाद समझ कर वोट करें, जाएँ, लेकिन उसके बाद इजलास मुलतवी करने के असबाब क्या हो सकते हैं, इस पर सेठी साहब से सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं वज़ीर-ए-आज़म का कहना क्या था। इसके अंदर जितने भी जाली वोट्स बनाए हुए हैं वो निकल जाएंगे, सारी चीजें जो लोअर स्टाफ के जरिए धांधली करवाते हैं वो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर वो चीजें आपके सामने पहली दफा एक मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। मैं अभी तक नहीं समझा कि इसमें मेरी एंगल क्या है। अगर ओपन बैलेट होती है सेनेट की, उसमें मेरा फायदा क्या? अगर ईवीएम मशीन है उसमें हमारी पार्टी का क्या फायदा है? कोई अभी तक जवाब नहीं दे सके। सेठी साहब, पहले होमवर्क किए बगैर इजलास बुला लिया, इत्तेहादियों को भी कन्विंस नहीं किया, फिर आप अपोजिशन को भी कन्विंस करने जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया और शेख रशीद साहब ने एक और बयान दिया। दोनों को जरा गौर से देख लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैं तो ईवीएम इसलिए करना चाह रहा हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ऑपोजिशन और बाकी सारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, के ईवीएम के साथ फेयर इलेक्शन नहीं, बहुत धांधली के बहुत बड़े चांसेस हैं। और इस वक्त जो लोग तबसरे कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े परेशान हैं, बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं। उनको पता है अगली इलेक्शन वो किसी सूरत में भी अगर वो फ्री एंड फेयर हुई तो वो नहीं जीत सके। अच्छा, इसलिए वो चाहते हैं कि ईवीएम्स को लाया जाए। अब हर एक्सपर्ट ये कहता है कि सिर्फ ईवीएम्स के जरिए रिगिंग बिल्कुल मुमकिन है और हो सकती है, और यही इरादे हैं इस गवर्नमेंट के। इसीलिए दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर ईवीएम्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के साथ उसके अंदर टेम्परिंग हो सकती है और रिगिंग हो सकती है। अच्छा, ये सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं कि ईवीएम के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। दरअसल ईवीएम्स के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, अनफेयर इलेक्शंस होंगे। 20, 30, 40 कंस्टिट्यूंसीज के अंदर जहां वो चाहेंगे वहां ईवीएम्स की छोटी मोटी रिगिंग कर लेंगे और आपको कोई ट्रेल नजर भी नहीं आएगी इलेक्ट्रल रिगिंग, क्योंकि उसी वक्त जैसे ही वो रिगिंग होगी वो रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा और आप पता ही नहीं कर सकेंगे कि पेपर ट्रेल क्या है और क्या। और ये हर एक्सपर्ट जिसने इसके ऊपर बात की है उसने ये वाजे किया है कि ईवीएम्स के जरिए रिगिंग हो सकती है, इंटरनेट वोटिंग के जरिए भी रिगिंग हो सकती है, और इसीलिए इमरान खान चाहते थे। पहली बात ये। तो दूसरी बात, जो शेख साहब ने जो बात कही कि जी इत्तेहादी साथ थे, बैठे हुए थे वगैरह वगैरह, अब तो वाजे हो गया कि इत्तेहादी भाग गए।
भगौड़े हो गए। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो ईवीएम्स के लिए ये जॉइंट सेशन में हम नहीं आना चाहेंगे वोट करने के लिए। उन्हें अब नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब अगर रह गए तो ये अगली इलेक्शन रिग करेंगे, अगर रिग करेंगे तो शोर पड़ जाएगा, और ऐसा शोर पड़ेगा कि याद रहेगी, इनकी नानी याद आ जाएगी इनको। और इत्तेहादी भी अब देख रहे हैं कि बारिश के पहले कतरे गिरने शुरू हो गए हैं और आगे एक तूफान आ रहा है, और जो सतून था जिसके बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब सरवाइव कर रहे थे, वो सतून अब दूर होना चाह रहा है। और उसका एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है जिसकी वजह से सारे लोग अब दो सोचों में पड़ गए हैं। वो ये है कि 19 तारीख को आईएसआई के अंदर तब्दीली आ रही है। वो साहब जिनके बेसिस के ऊपर इमरान ने अपनी गवर्नमेंट को सहारा दिया हुआ था वो चले जा रहे हैं, और एक नए साहब आ रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल एक आईएसआई को वापस इस सियासी इंटरवेंशन से पीछे हटाना चाह रहे हैं। वो अपना फोकस इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर करेंगे, और जो बदनामी हुई है आईएसआई की और अफवाज पाकिस्तान की ये इंटरवेंशन के साथ, सियासी इंटरवेंशन के साथ, उसको अब खत्म करना चाहेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब घबरा गए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, और इत्तेहादी जो है उनकी घबराहट देख रहे हैं, इसीलिए घबरा वो अब इधर उधर देख रहे हैं कि हमें कोई इशारा आए कहीं से कि हमने करना क्या है। उनको कोई इशारा नहीं आ रहा। पुराने जमाने में तो इशारा आता था, चले वोट डालें, चले इधर जाएं, चले उधर जाएं। अब वो सब कोई इशारे आने बंद हो गए। आईएसआई नॉन पॉलिटिकल होने जा रही है, और अब इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, मगर सारे इंडिकेशंस यही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है। इमरान खान साहब नर्वस हो रहे हैं। 19 से पहले वो चाहते थे कि ये सब कुछ हो जाए, ईवीएम्स पास हो जाए, ये सब कुछ हो जाए ताकि कल खड़ा होना हो तो छोटी मोटी रिगिंग करके वो जो सिलेक्टिव रिगिंग है जो ईवीएम्स के जरिए हो सकती है, उसके जरिए वो अगली इलेक्शन जीत ले। मगर अब नजर आ रहा है कि उनका जो पावर स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है, वो गिर रहा है, उनके बलून में से हवा निकलनी शुरू हो गई है। इत्तेहादियों को भी इस बात का एहसास हो गया है। लंदन में नवाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब धंधन आ रहे हैं, पीडीएम इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, जिसकी तैयारी हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, पीडीएम का कल होने वाला इजलास इस बिना पर मुलतवी कर दिया गया कि मुश्तरका सेशन होने जा रहा है, लेकिन फिर मुश्तरका सेशन ही मुलतवी हो गया। अब देखना है कि पीडीएम की हिकमत अमली क्या होगी। नेक्स्ट सेशन उन्होंने नेक्स्ट जो इजलास है उसका ऐलान कर दिया, उसकी तारीख का गालिबन 15 नवंबर का दिन रखा गया है। लेकिन सेठी साहब, जो बातें आप बता रहे हैं ना, वो ऐसे लगता है जैसे एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो चुका है। बूंदाबांदी के बाद मूसलाधार बारिश, ये कहाँ जाके रुकेगा? Excuse me, Motama, where you go? कनेक्शंस का तो पता सेठी साहब आपको इसलिए भी होगा, आप लंदन में मौजूद हैं, वहीं जहाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद। कहिए कि गेम की बात की जा रही थी कि गेम शुरू हो चुकी है ओवर होने की तरफ, गेम फंसी है -1 की जानिब, या आपने कहा हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकती, इसका मतलब तो नए इलेक्शंस हैं। जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल के, देखिए पीपी पार्टी तो चाहेगी -1। उनका ये ख्याल है कि अगर -1 हो जाए तो उनकी तरफ से कोई उनका कैंडिडेट, खसूसन बिलावल 1-1.5 साल के लिए आ जाते हैं कोई इत्तेहाद करके नून लीग के साथ, और बाकी पीटीआई के बाकी लोगों के साथ और इत्तेहादियों के साथ, और एस्टैब्लिशमेंट उनको चुनती है तो वो 1.5 साल खींच सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है ये चाहेगी कि -1 हो जाए, इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाए, पीटीआई आधी हो जाए, कुछ लोग छोड़ के, और एक नया इंटरिम अरेंजमेंट को बन जाए, उसके अंदर बिलावल साहब को आगे कर दिया जाए, और वो भी सतून के सहारे के साथ 1.5 साल और आगे काट जाए, और नून लीग को ना आने दिया जाए। मगर मेरा ख्याल है ये मुश्किल हो जाएगा इसको चलाना। इमरान खान साहब को जैसे हवा पता चली कि ये होने जा रहा है, वो उससे कबल के ये हो, वो उससे पहले शायद खुद ही डिसॉल्व करके और फ्री इलेक्शन कॉल कर ले, ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर नहीं ऐसे तो वो फिर पूरी कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को अपने साथ रखा जाए, एंड सो ऑन। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं। अब देखना ये है कि किस तरफ आगे गेम जाती है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब जब देखेंगे कि अब खत्म हो गया मामला, तो वो खुद ही डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन कॉल कर लेंगे। दूसरा ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, इमरान खान साहब की छुट्टी होगी, एक नया कोई कंसेंसस कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाएगा, और वो कैंडिडेट के लिए उनके लिए दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। या तो ये कि वो फौरन आके और एक डिसॉल्व कर दें असेंबली को और एक अबूरी हुकूमत, इंटरिम हुकूमत बनाई जाए जो कि इलेक्शन करवाए, या ये कि वो सतून का सहारा लेके और वो अगले 1.5 साल काट ले। तो इस किस्म की चीज होगी। मगर मेरा अपना जो ख्याल है वो यही है कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ बात जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो वक्त चला गया है।
वैसे भी खान साहब तो सबसे पहले वो तो ऑपोजिशन की शक्ल देखना नहीं चाहते, तो बैठेंगे कहाँ? और ऑपोजिशन तो अगर किसी के साथ बैठती तो इमरान के साथ बैठती ना, तो इमरान तो बैठने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ वो अपनी किश्ती को खुद डुबो देंगे, मगर ये नहीं कि किश्ती के अंदर कोई और साथी ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है थके हुए हैं कि जो साथी भी लिए उन्होंने, वो साथी कामयाब नहीं रहे और उन्होंने कोई खास सहारा भी नहीं दिया। और आजकल के हालात में वो तो किश्ती से छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं कि निकले यहाँ से। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, when the ship is sinking the rats will leave। तो उस किस्म की सूरत हाल है, ये किश्ती डूब रही है, बारिश के कतरे आने शुरू हो गए हैं और सारी बात जो है वो तो यही है कि किसी तरीके के साथ मार्च के अंदर इलेक्शन करा लिए जाए, एक नया मैंडेट आ जाए, फिर जो भी आए 5 साल वो करके दिखाए कारकर्दगी और आवाम की कुछ बेहतरी के लिए कुछ करें। बिकॉज इस वक्त ये अवाम और ये ऑपोजिशन और मैं समझता हूँ ये एस्टेब्लिशमेंट अब इन्होंने इमरान खान से हाथ धो दिए। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। खान साहब का तो यही मानना है कि अच्छा खिलाड़ी वही है जो प्रेशर में अच्छा खेले, और फिर ये कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। सारा माहौल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में मतलब मजीद साफ होगा तो वाज़ेह हो जाएगा।